कर्मचारी भविष्य निधि या जिसे हम सब ईपीएफ कहते हैं, भारत में बिजनेसेस के लिए एक बहुत ही जरूरी नियम है। लेकिन क्या होता है जब इसमें एक छोटी सी चूक हो जाए? आज हम एक ऐसे ही मामले को देखने वाले हैं जहां एक साधारण सी गलती ने एक कंपनी के लिए बड़ी वित्तीय मुश्किलें खड़ी कर दी। चलिए सीधे सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई कंपनी अपने किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट फंड में 2 साल तक पैसा जमा ना करे तो उससे कितना जुर्माना भरना पड़ सकता है? और इससे कोई काल्पनिक सवाल नहीं है। भारत में एक नियोक्ता को इस सवाल का जवाब असलियत में देना पड़ा। ये मामला एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ के नियमों की गंभीरता को एकदम साफ दिखाता है। चलिए इस केस की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक देरी से, एक ऐसी देरी जो बाद में एक बहुत महंगा कानूनी सबक बन गई। मामला है बेंगलोर की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। हुआ ये कि उन्होंने अपने 2 इंटरनेशनल कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड मतलब पीएफ का पैसा जमा ही नहीं किया, और बस यहीं से घटनाओं की एक लंबी चेन शुरू हो गई। अब इस मामले में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है इसकी टाइमलाइन। देखिए, पेमेंट में चूक मार्च 2014 में शुरू हुई और 2 साल तक यानी मार्च 2016 तक चलती रही। फिर दिसंबर 2016 में ईपीएफओ ने जुर्माने का आदेश दिया, लेकिन अंतिम फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट से आया फरवरी 2024 में। मतलब सोचिए, 1 दशक लंबी कानूनी लड़ाई चली। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है। ये जुड़ी है भारत के एक बहुत बड़े और सच कहूं तो सबसे जरूरी सेक्टर से, यानी एमएसएमईज। एमएसएमईज यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इन्हें भारतीय इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन या कहें तो ग्रोथ एक्सेलरेटर माना जाता है। ये छोटे और मीडियम साइज के बिजनेस देश की आर्थिक तरक्की में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो सवाल यह है कि कोई बिजनेस एमएसएमई कहलाता कब है? इसके लिए सरकार ने बड़े साफ साफ नियम बनाए हैं। जैसा कि यहां देखा जा सकता है, यह क्लासिफिकेशन 2 चीजों पर आधारित है। प्लांट और मशीनरी में कितना निवेश है और सालाना टर्नओवर कितना है। मिसाल के तौर पर एक माइक्रो एंटरप्राइज वो है जिसका निवेश 1 करोड़ से कम और टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो। और ये सेक्टर कितना अहम है इसका अंदाजा इस एक आंकड़े से लगता है, 30%। भारत की जीडीपी में लगभग 30% का योगदान सिर्फ एमएसएमई सेक्टर से आता है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। अब एमएसएमई के तौर पर रजिस्टर होने के फायदे भी बहुत हैं, जैसे कि बैंकों से लोन आसानी से मिल जाता है और कई सरकारी योजनाओं का सपोर्ट मिलता है। यही वजह है कि भारत के लाखों एम्प्लॉयर्स इसी कैटेगरी में आते हैं, और इसीलिए उनके लिए ईपीएफ जैसे नियमों का पालन करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए अब वापस उस बेंगलोर वाली कंपनी के केस पर चलते हैं और देखते हैं कि जुर्माने की जो रकम थी वो कैसे एक रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हुई। तो सबसे पहले असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ने कंपनी पर जुर्माना लगाया पूरे 3,28,083 रुपए का। ये रकम जो भी पैसा बकाया था उसका 100% थी, साथ में ब्याज भी। जरा सोचिए, किसी भी कंपनी के लिए ये कितना बड़ा झटका होगा। खैर, कंपनी ने इस फैसले को चुनौती दी और मामला पहुंचा सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में। और यहां कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। ट्रिब्यूनल ने जुर्माना घटाकर कर दिया सिर्फ 25,000 रुपए, मतलब एक बहुत बड़ी राहत। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अब ईपीएफओ को यह फैसला मंजूर नहीं था तो वो पहुंच गए कर्नाटक हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने पूरे मामले को फिर से देखा और फाइनल जुर्माना तय किया 77,633 रुपए। तो सवाल यह है कि कोर्ट इस नंबर पर पहुंचा कैसे? और यहीं पर कानून का एक बहुत जरूरी नियम सामने आता है। हाईकोर्ट ने ईपीएफ एक्ट के सेक्शन 14B का जिक्र किया। ये सेक्शन आप कह सकते हैं एक तरह की मिनिमम लिमिट तय करता है। इसके हिसाब से अगर पेमेंट में 6 महीने से ज्यादा की देरी हुई है तो जुर्माना कुल बकाया, जिसमें ब्याज भी शामिल है, उसके 25% से कम हो ही नहीं सकता। कोर्ट को ये बयान कानून को बिल्कुल साफ कर देता है। टोटल बकाया रकम थी 2,04,440 रुपए और ब्याज था 1,06,094 रुपए। कुल मिलाकर हुए 3,10,534 रुपए और इसका 25% बनता है करीब करीब 77,633 रुपए। मतलब ये कोई अंदाजा नहीं था, ये सीधी सीधी कानूनी कैलकुलेशन थी। तो इस पूरे केस से एक बात तो साफ है, नियमों का पालन न करना बहुत महंगा पड़ सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि एम्प्लॉयर सही तरीके से कंप्लायंस करें कैसे? और इसका जवाब, मजे की बात है, खुद ईपीएफओ पोर्टल में ही है। ये देखिए, ये ईपीएफओ के एम्प्लॉयर पोर्टल का एक स्क्रीनशॉट है और इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि सिस्टम खुद ही आपको वार्निंग दे रहा है
यहाँ साफ साफ लिखा है कि देर से पेमेंट करने पर आपको हर्जाना यानी सेक्शन 14B और ब्याज यानी सेक्शन 7Q दोनों देना पड़ सकता है। मतलब सिस्टम आपको पहले ही आगाह कर रहा है। और रिटर्न फाइल करने का जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी सीधा साधा है। बस एम्प्लॉयर पोर्टल पर लॉगिन करना है, रिटर्न फाइल अपलोड करनी है, उसे वेरीफाई करना है और बस पेमेंट के लिए चालान बन जाएगा। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो इस पूरे मामले से, इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इसका निचोड़ क्या है? जरा इस स्लाइड को देखिए। ये कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस मतलब नियमों का पालन करने और न करने की कीमत को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ अगर आप नियमों का पालन करते हैं तो आपका सिर्फ थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम लगता है, एक प्रोसेस फॉलो करना होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप पालन नहीं करते तो आपको भारी भरकम जुर्माना, ब्याज, हर्जाना और महंगी कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता है। चॉइस बिल्कुल क्लियर है। और आखिर में ये एक सवाल है जो हर बिजनेस ओनर को खुद से पूछना चाहिए, क्या उनका बिजनेस नियमों के पालन की एक मजबूत नींव पर खड़ा है या फिर वो बस किस्मत के भरोसे चल रहा है, ये सोचकर के शायद कोई गलती पकड़ी नहीं जाएगी। और जैसा कि हमने इस केस में देखा, उस किस्मत की कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है।